आज हम पढ़ेंगे समास पढ़ेंगे। समास बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। जिसने समास पढ़ा है उसने अच्छा परसेंटेज भी लाया है, क्योंकि समास से आपके बोर्ड एग्जाम में करीब 8 से 10 प्रश्न आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 8 से 10 नंबर आपका ये समास चैप्टर आपको 8 से 10 नंबर दिलाएगा। जहां भी आज समास पूछेगा लगातार पूछ देगा 10 हो, ठीक है। 8 से 10 प्रश्न लगातार पूछ देगा। देखिए है ना, ये अभी नहीं लगेगा, 5 मिनट के बाद इसको लगाइएगा, ये सारा प्रश्न आपके चुटकियों में आपके मुट्ठियों में हो जाएगा। चलिए समझते हैं समास क्या होता है नहीं होता है। और कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि समास किसे कहते हैं। फालतू का दिमाग में लगाइएगा कि भैया हमें बताइए समास किसे कहते हैं। कभी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि हिंदी का जनक कौन है, कभी पूछा नहीं गया है। काहे लोग पीछे दिमाग लगाएंगे। जैसे बायोलॉजी का पिता पूछा जाता है, फिजिक्स का पिता पूछा जाता है, केमिस्ट्री का पिता पूछा जाता है, तब मास्टर बदे वो करता है। हिंदी के कितने कालखंडों में बता गया है, कभी कुछ भी नहीं किया है। बीएम पूछता है, कहानी आप पढ़ेंगे, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समास कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा समास हमेशा 5 प्रकार का होता है। क्या भैया ये पूछेगा कि समास कितने प्रकार का होता है, हम बोलेंगे हाँ ये भी पूछता है समास कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। पहला ध्यान दीजिएगा, समास 5 प्रकार का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसने भी कारक पढ़ा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं पढ़ा उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समास जो है इसलिए कहते हैं कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज है ना, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज है। समास जो है, पहला समास 5 प्रकार का होता है, पहला दूसरा कुछ नहीं होता है। जो आपको लिखना है लिख दीजिए, कहीं से उठा बोल दीजिए। पहला हम लिख देते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ये आपका पहला समास है। दूसरा समास आपका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है क्रमधारी समास, क्रमधारी समास। चौथा आपका है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, और आपका एक है द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। पांचवा आपका है द्वंद्व समास। सॉरी एक मिनट, समास आपके 6 प्रकार लिख लीजिएगा। समास का 6 प्रकार है ना, हम लोग कह रहे हैं कि 5 लिखे होना चाहिए 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होता है। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। हमारे जगह पर शायद कोई दूसरा मास्टर रहता तो यही करता कि 5 बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है, बेइज्जती हो जाएगी, है ना, तो 5 छोड़ देते हैं, 5 नहीं 6 होता हुआ, याद रखिएगा। अभी हम गलतियों को छुपा लेंगे, कल आपका 1 नंबर गलती हो जाएगा, ठीक है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारी समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा आपका होता है सबका बाप होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। स्पेलिंग गलती है या सही इसको देख लीजिएगा, है ना। हम यहाँ हिंदी में कोई जाता नहीं है, हिंदी आपको समझने से मतलब समझ जाइए। अव्ययी भाव समास क्योंकि कहने का तात्पर्य है समास 6 प्रकार का होता है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारी समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास। हम यही कहेंगे हर चैप्टर को भूल जाइएगा, पर इस चैप्टर को मत भूलिएगा, है ना। हालांकि सब चैप्टर नहीं भूल जाइएगा, ये मतलब नहीं कि भैया बोला तो सब चैप्टर में भूल जाना है, ठीक है। चलिए इतना देख लिए, चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बंदा सब अरे हल्ला मत करिए, सब राइफल निकालने लगते हैं अपना। चलिए लीजिए जल्दी, साइड हो गए एकदम। चलिए सब अपन राइफल निकाल लेता है, हम काल का बस कम रहेंगे। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान अगर 10 मिनट हमको सुन लीजिएगा तो सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं सुनिएगा तो नहीं सॉल्व होगा। चलिए
पहला देखिए, पहला आपका था अव्ययी भाव समास, पहला दूसरा कोई नहीं, कुछ लिख दीजिए, अव्ययी भाव समास। समझिएगा, अव्ययी भाव समास होता है क्या? अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? कोई डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना? अपने आप को ये मत पूछिएगा कि भैया इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, खपौड़ने मत लगिएगा, है ना? हालांकि सब पूछता उसका कुछ नहीं है कि अव्ययी भाव समास का डिफिनेशन क्या होता नहीं होता है। और कहीं कभी पूछा हो, अभी कभी पूछा हो, जब से एग्जाम हो रहा है तब से आज तक कभी पूछा हो, दिखा दीजिएगा भैया पूछा है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ठीक है? तो हम आपको बता देंगे, लेकिन कभी पूछता नहीं है। हाँ, भले टीचर को जज करना चाहते हैं कि पूछे, है ना, तो अलग मैटर है। चलिए समझते हैं, अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए पूछा जाता है। क्या चीज के लिए? पहचानने के लिए पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास को कैसे हम पहचानेंगे। तो सब याद रखिएगा कि जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, वे, भर लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने लिखा है कि जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, वे, भर, यथा, प्रति, वे और भर, अगर ये चारों अगर किसी सेंटेंस के पहले अगर लगा आपको दिख जाए तो आप बेहिचक आप अव्ययी भाव समास को मार दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, उदाहरण लिखेंगे। हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी पढ़ेंगे। उदाहरण में हम लेंगे, जैसे देखिएगा कि यथाशक्ति 2022 का प्रश्न, यथाशक्ति पूछेगा कि यथाशक्ति में यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति गलती लिख दिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपको हम यहां पे लिखा यथा, जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, वे, भर ये सात चीज लगा हो तो उसी को कहते हैं अव्ययी भाव समास। है यहां यथा लगा है, इसी को कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है बुद्धर नहीं। अगला प्रश्न, जैसे आपको पूछेगा प्रतिदिन पूछेगा प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रति लगा है, इसका मतलब यह है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अगला तीसरा आपको उदाहरण है, जैसे पूछेगा भरपेट नहीं सकते, भरपेट भोजन करना है तो यहां भर लगा हुआ है, तो यथा, प्रति, वे, भर जिसमें लगाओ आप बेहिचक, सब पूछा हुआ प्रश्न है, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। देखिए अभी भर लगा है, इसका मतलब यह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चौथा उदाहरण, चौथा है वे लोग, वे सब अव्यय लगा हुआ है, इसका मतलब है या अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। आना समझ में? अगला प्रतिलोम, प्रतिकूल, प्रतिकूल अब बताइए, प्रतिकूल छोड़ दो, उसको छोड़िए। प्रतिकूल में कौन सा समास है? क्यों?
हाँ, प्रति लगा हो, प्रति में लगा है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है। भाव समास कहीं समझ में परेशानी किसी को? देखिए कितना एग्जाम्पल तक आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसका जो है एक बंदा कोई लीजिए, है ना, हर कोई अपना हल्ला ले लीजिए, हल्ला मत कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, चारों रहेगा वो अब क्या आप ये भाव समास नहीं होगा, इसमें लिखा है आजीवन, आजीवन, हाँ, तो वो आपका समास है ये ना है। अरे वो देने है तो उसको गलत कर दीजिए, गलत ऑप्शन दे दिया है। अरे सुनिए, अगर वो दे दिया है, अगर वो दे दिया है तो उसको गलत कीजिए। क्या वो भी इंसान है, छाप लो, जो दिया है लिखे तो वो इंसान लिख के दिया है, टाइपिंग में गलती हो गया होगा, वो गलती है। जब हम आपको बता दिए कि यथाप्रति व्यय चार बार होना चाहिए, तो ही अव्ययी भाव समास हो सकता है। चलिए अगला समझते हैं। अगला आपका है, अगला आपका पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? कौन सा समास पढ़े? हाँ, तत्पुरुष समास। समझे आप लोग नर्सरी ये करते हैं, थोड़ा छूट मिलता है, पूरा गप जाने लगते हैं। चलिए समझिए, हल्ला नहीं। तत्पुरुष समास समझिए, तत्पुरुष समास जिसने कारक पढ़ा है तत्पुरुष समास, उसको पहचानने में कोई परेशानियां नहीं होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी परेशानियां नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं, इसलिए परेशानी नहीं होगा। आगे समझे, चलिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझिएगा, और हमने कारक का चिन्ह जितना वक्त करा दी है, जिसको कारक का चिन्ह याद है उसको ठीक है, और नहीं याद है उसको भी ठीक है, वो पहचान लेगा यहाँ पे, है ना। चलिए समझते हैं तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो है कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह लुप्त रहता है। लुप्त समझते हैं ना, हाँ, लुप्त रहता है, ठीक है। उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। अब कोई खपोड़ेगा कि भैया अगर परिभाषा नहीं होता है, घर जाएगा देखेगा हुलके करो, है ना, तो कहेगा परिभाषा नहीं होता है। हम परिभाषा थोड़ी लिखा है, पहचानने के लिए बता रहे हैं, है ना। और आपसे भी किताबों कभी तत्पुरुष समास की परिभाषा नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर मिल भी जाए उसको दिमाग में दीजिएगा, पूछा नहीं जाता है ना, समय बर्बाद मत कीजिएगा। समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का क्या होता है, तो प्रधानता होता है, लेकिन प्रधानता होता है कि कारक का चिन्ह छिपा होता है। समझिएगा क्या हम समझाना आपको चाह रहे हैं। कारक का चिन्ह क्या होता है, जैसे कर्ता ने होता है, ने होता है, का होता है, की होता है, रा होता है, री होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, दाया दाया बाया, है ना। चलिए हाँ, चलिए हो गया। अब चलिए उतना थोड़ा पूछेगा, वो बहुत जवाब जल्दी हो, वो सब क्या पूछेगा, हालांकि वो भी कारक का चिन्ह है, लेकिन उतना दूर तक नहीं जाता है, हल्का प्रश्न पूछता है। चलिए अब हम समझते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कन्यादान। कन्यादान तो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या किया है, तो इसमें कारक का चिन्ह आपका छुपा दिया, कारक का चिन्ह आपका छुपा दिया, कहीं इसमें मिल रहा कारक का छुपा हुआ, तो इसे निकालना है। इसे क्या करना है, निकालना है, कारक का चिन्ह को निकालना है। इसको ढूंढेंगे कहाँ है, तो ताकि अभी आपका दिमाग काम करेगा, हम तो ढूंढ लेती है, कौन बात है। समझिए कन्यादान, तो लिखेंगे इसको, निकालते हैं कन्या का दान, कन्या का दान, कारक की चिन्ह आया, काया कारक चिन्ह, तो ये आपका है कारक का चिन्ह, कारक चिन्ह, ये आपका है कारक चिन्ह, निकाल दिया कारक का चिन्ह। कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान किसका होता है, कन्या का दान। इस प्रकार से आपको हर चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको प्रश्न देगा आपको दिमाग में निकाल लेना है किसका क्या होगा, ठीक है, और आप निकाल भी लीजिएगा। अगला
अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है बैलगाड़ी। हाँ, अब सबका दिमाग काम करेगा। बैल का गाड़ी, बैल का गाड़ी, बैल का गाड़ी। अरे सुनिए, ये आपका है, ये आपका क्या है? यहाँ पे हाँ, सामने कोथ हो रहा है, अलग अलग रहेगा। आपके डिपेंड करता है क्या उसमें कार का चिन्ह आपको घुसर रहा है ना? ये कोई मतलब है कि हाँ, तत्पुरुष समास में छिपा रहता है। वो लिख तो दिया, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में छिपा होता है। क्या नहीं हुआ, उसको भी बताएंगे, उसको भी बताएंगे। धनहीन, धनहीन, धन का हीन, धन का हीन, कारक का चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है, कारक का चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है। अगला ऑप्शन बोलिए, पूछा है ऑप्शन? बोलिए, एकागार बोलिए, जल्दी बोलिए। सेनापति। हाँ, सेनापति, सेना का पति। जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आगे समझ आ गया तत्पुरुष समास? चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कारक का चिन्ह क्या होता है? छिपा होता है। चलिए, एक बंदा कोई कोई भी चीज छुपा रहेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर लगाने पर कि आप क्या घुसर रहे हैं। मान लीजिए संतोष को कुछ दूसरा चीज घुसर देगा, कारक का चीज, जैसे संतोष लगा देगा कि बेल से गाड़ी है ना। हाँ, इसको करके घुसर रहा है, लेकिन सटीक तो नहीं बैठ रहा है। अब सटीक उठाएगा बैल का गाड़ी, जैसे कारक का चिन्ह सटीक बैठ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान एक लोग लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय दूसरा भी है। चलिए, कर्मधारय समास क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रमधारय मतलब क्रम की प्रधानता होता है। इसमें क्या होता है? क्रम की प्रधानता होता है। कहने का मतलब यह है कि एक एकदम स्पेशल ही होता है। हर एक तात्पर्य है कि क्रमधारय के मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति की तुलना खुद से कर लेना, दूसरे व्यक्ति की तुलना खुद से कर लेना। किसी और की तुलना, अल्लाह कीजिए, किसी और की तुलना खुद से कर लेना, खुद से कर लेना, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। आना चाहिए, आप भी आपको खूब बेहतरीन समझ आएगा कर्मधारय समास। बहुत को पढ़ना नहीं पड़ता है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, बहुत लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है समास में। आप विश्वास नहीं था, अब विश्वास कर लीजिएगा। अगर पहले इसके पहले अगर पढ़ाया होगा तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा होगा। चलिए, अगर हाँ खुद से ज्यादा मेहनत किए होंगे तो पढ़ना पड़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जब पढ़ते थे तो हम लोग समझ में आया था कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, है ना। चलिए, अब ऑप्शन आप ये सवाल न कीजिएगा, आपको सब समझ आ गया है ना। चलो हमें दीजिए कर्मधारय समास जिसमें क्रम की प्रधानता हो, खत्म कहानी। आप पूछेगा क्रम क्या होता है, मरण क्या होता है, छोड़ होगा। और ओकरे बच्चे के हम लिख दिए कि किसी दूसरे आदमी की तुलना खुद से कर लेना, वही तो शोक में लिख दिए, बढ़िया से लिख दिए। कर्म और मरण पे ध्यान देंगे, समझिएगा।
कहने का तात्पर्य है, भगवान ध्यान दीजिएगा कर्मधारय समास से, क्योंकि बच्चा इसी में फंसता है, इसलिए पढ़ेगा, इससे पूछता है कर्मधारय समास में क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि चांद से मुखवा प्रहार। सुने सुने अगला आपको हर समझ है, जैसे देखिए कल कल सुने चरण कमल, चरण कमल। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला आपका क्या, चरण कमल। अरे चरण कमल, चरण कमल। देखिएगा कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा खुश करना रहता है तो कहता है चरण कमल, चरण कमल, है ना, चरण कमल। तो चरण कमल, कमल चरण कैसा है, कमल की समान। चरण कैसा है, कमल की समान। सोच लीजिए कि चरण कमल यानी कि उसका चरण जरा के, है ना, अगर चरण की तुलना कर दिया कमल से कर दिया है ना, कमल के फूल से कर दिया गया कि दूसरे व्यक्ति, दूसरे पुष्प की तुलना चरण से कर किया जा रहा है, समझ लीजिए। इसे कहते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। भले वह चरण कैसे हो रहा है ना, वह चरण की तुलना कमल से कर दिया, चरण कमल, चरण कमल। समझ में। अगला चंद्रमुख, चंद्रमुख, है ना। अरे आप लोग भी सबसे इसका कोई प्रयोग करता है तो आप लोग करते हो, है ना, चंद्रमुख, है ना, चांद जैसा मुख है, तो है ना, चांद है, क्या सुंदर है तुम, है ना, चांद जैसा मुख है तुम, है ना। लेकिन कभी आपने बोल रहे कि कौन सा समास होता है, यही जानिए कि चांद का मुख, आपको चांद से तुलना कर रहे हैं। और हकीकत वाली बात ये है कि चांद जो है, चांद का सबसे ज्यादा दाग धब्बा है, सबसे बेसूरत है तो चांद है। अगर सबसे खूबसूरत अगर कोई ग्रह है, तो ये दो ग्रह, सबसे खूबसूरत अगर कोई ग्रह है तो वह शुक्र है ना। सबसे चमकीला ग्रह किसी को माना जाता है तो वह शुक्र को माना जाता है, ठीक है। अगर पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि आप चांद को भूल जाएगा कि आप लोग उधर चांद की तुलना आकाश कर देते हो, है ना। लेकिन चांद की तुलना, चांद में सबसे ज्यादा डब्बा है, और चांद से भी खूबसूरत कौन है, चांद से भी सुंदर कौन है, शुक्र ग्रह, है ना। ये तो है ना, चांद से भी खूबसूरत है। चलिए उतना हमारा नहीं जानना है, सब भूगोल का सिलेबस है। अरे यार चलिए बाद में चंद्रमुख, तब चांद चंद्रमुख, देखिए अपना मुख का किस अपनी वाली तुलना चांद से कर दिया। अगर एक बार खुश करने के लिए तो है कम से कम, है ना, दूसरा मत जाने लगा वो फेरे नहीं है ना। तो अगर संतुष्टि दिलाने के लिए चांद से तुलना कर दी है, तो चांद की वजह से देख ले, चांद का मुख तो है, भले हम सुंदर है लेकिन आपको दिक्कत ना है, चांद की तुलना कर दिए तो ये आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नवयुवक, नवयुवक, युवक कैसा है, नया है, युवक कैसा है, नया है, ठीक है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया। अगला क्या है, नीलकमल, ये आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला चौथा नीलकमल, 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 कमल कैसा है, नीला है, ये आपका हो गया नीलकमल। कभी कभी नीलकंठ, है ना, नीलकंठ, नीलकंठ भी जो होता है, नीलकंठ, नीलकंठ का रहता है। नीलकंठ मतलब हो गया कि भगवान शिव की तुलना इससे किया जा रहा है ना, किसी के कंठ का तुलना, किसी के कंठ की तुलना भगवान शिव से किया जा रहा है। और कंठ नीला होगा जिसका मतलब बहुत बड़ा विष्णु लिया होगा, भगवान शिव की तरह, भगवान शिव की जैसा विष्णु लिया है ना, भाई उसका तुलना कर रहा है। तो भाई वो कंठ नीला इतना पर जो है वह कैसा है, तो नीलकंठ है कि शिव की तुलना इससे किया है। कंठ शिव की, कंठ शिव की है, हुआ शिव के कंठ की तुलना जो है वह इससे किया जा रहा है। ये कटी जो है छूट मिलता हुआ या तुलना समझ में करने लगते ये आपका है कर्मधारय समास। की बतियाते हैं, बतियाते समझ में आता है कर्मधारय समास। चलिए हुआ इसका लीजिए जल्दी, ठीक है। अगला बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, लीजिए 28 से
विद्याधर्म, विद्याधर्म, विद्याधर्म। ऑप्शन क्या है? विद्याधर्म। देखिए ऑप्शन छात्र लोग सीखिए, पहले ऑप्शन आपको पता था, बोलिए क्या क्या ऑप्शन है? अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, क्या है? द्विगु समास। पहला नंबर ऑप्शन अव्ययी समास नहीं होगा, द्विगु समास भी आपका नहीं होगा, बचा द्विगु। कौन कौन बचा? तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ऑप्शन लिखिए विद्याधर्म, विद्याधर्म, विद्याधर्म। विद्या क्या है? धर्म है। यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आपका है तो लगाइए इसमें कारक का चिन्ह लग जाएगा। विद्या का धर्म, विद्या का धर्म नहीं होगा, तत्पुरुष समास हमारे अनुसार से नहीं होगा, ये आपका कर्मधारय समास में ही चला जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास में ही आपका चला जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि विद्या का धर्म, विद्या का धर्म, तो आप तत्पुरुष समास लगा रहे हैं, लेकिन शायद बहुव्रीहि समास में ही ठीक बैठेगा। अब तत्पुरुष समास में लगा सकते हैं, हमको लगता है कि बहुव्रीहि समास में ठीक रहेगा, है ना। चलिए अब छोड़िए, आपको जैसा करना है कीजिए। विद्या का धर्म, बहुआ यही तो होता है। 10 प्रश्न देगा, 10 प्रश्न का प्रश्न में फंसाएगा तो सब आपको बनाने थोड़े तो देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रूथ होता है, विद्या का धर्म थोड़ा होता है। ये सोचिए, कन्या का दान होता है, सेनापति, सेना का पति होता है, विद्या का धर्म होता है। तो कहा कि विद्या ही धर्म है, विद्या ही धर्म है, अपने आप दिमाग लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगला। अगला आपका पढ़ेंगे द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। आप कौन सा समास? द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। द्विगु, द्विगु मतलब होता है यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप एक बार पढ़िए समझिए। देखिए पे लिखा हुआ है द्विगु, 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 दो। देखिए यहाँ पे संख्या, दो संख्या पाया, दो संख्या, यानी यहाँ स्पष्ट रूप से संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है। हाँ है, संख्या का पता चलता है। ठीक है, इसे द्विगु समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे अभी क्वेश्चन का चौराहा, चौराहा, चौराहा। देखिए जब आप पहुंच जाते हैं तो चौराहा इस प्रकार से होता है ना भैया, जहां पे जो है चारों तरफ से गाड़ी आवे, चारों दिशा से गाड़ी आवे, है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से गाड़ियां आए, उसी के बीच पॉइंट को कहते हैं चौराहा कहते हैं, जहां पे जो है सभी व्यक्ति आकर एक जगह पर आवे, एकजुट हो गए, सभी गाड़ियां एकजुट हो गए, है ना, जहां पे सभी गाड़ियां आकर, जहां पे सभी ट्रेन आकर मिलती है, जहां पे सभी ट्रेन आकर मिलती है, जहां पे सभी ट्रेन एक ही जगह पर से भिन्न रूपों की ओर जाता है, भिन्न जगहों की ओर जाता है, उसे जंक्शन कहते हैं, उसे जंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार जैसे सभी गाड़ियां, जब सभी गाड़ियां एक स्थान पर आकर रुकती है या एक स्थान से भिन्न जगह तक जाने की मार्ग खुले, है ना, उसी को कहते हैं चौराहा। चार रास्ता है, इस रास्ते से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक ट्रेवल भी कर सकते हैं, है ना, बहुत दूर तक की रास्ता यहाँ से मालूम चल जाता है, इसी को कहते हैं चौराहा। चौराहा मतलब होता है चार रास्ता। कहाँ, कितना रास्ता? चार रास्ता। इसका मतलब चौराहा से जो है संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे द्विगु समास। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्विगु समास कहेंगे, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसका भुजा क्या हो, जिसका भुजा चार हो, जिसका भुजा चार हो, उसी को कहते हैं चतुर्भुज, उसी को कहता है चतुर्भुज जिसका भुजा चार हो, क्योंकि चार, इसमें चार का संख्या, चार संख्या बता रहा है,
संख्या कितना बता रहा है? संख्या 4 बता रहा है। संख्या कितना बता रहा है? 4 बता रहा है। इसका मतलब चतुर्भुज में संख्या 4 बता रहा है, इसलिए यह द्विभुज समास होगा। द्विभुज समास होगा। ठीक है। और अगला अठन्नी। अठन्नी, अठन्नी देखिए 8 का बोध हो रहा है, संख्या 8 का बोध हो रहा है, इसलिए इसका मतलब यह है ये द्विभुज समास है। जक्सन होगा ना जक्सन तक्सन नहीं। हाँ देगा जक्सन का हो जाएगा वो, लेकिन जक्सन तक्सन होता नहीं है। जक्सन बहुत सारा रास्ता हो जाता है वो, एक चौराहा का 4 रास्ता बोध हो रहा है, जक्सन में बहुत सारा रूप हो जाता है। षटकोण, षटकोण में 7 को बोध हो रहा है, क्या हो रहा है? खत्म बनी षटकोण। षटकोण, षटकोण में क्या हो रहा है? यहाँ पे 7 का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 7 का बोध हो रहा है, संख्या 7 का बोध हो रहा है, इसका मतलब यह जो है द्विभुज समास है आपका द्विभुज समास है। ठीक है। जैसे चौवन्नी, चौवन्नी, चौवन्नी मतलब हो गया चौवन्नी, चौवन्नी, ये 4 का बोध हो रहा है, 4 का बोध हो रहा है। ठीक है। चलिए पांचवा आपको जो ऑप्शन आया तो बढ़िया है, दोपहर, दोपहर, दोपहर 12 जो कहते हैं, 12 संख्या का बोध होता है, क्या होता है? दोपहर किसी का बोल दीजिएगा। अब एक बार 1 बजे का समय बोलिएगा दोपहर है, दोपहर गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं? जब 12 बजे पार हो जाता है तब बोलते हैं, लेकिन मेन कब कहते हैं? 12 बजे कहते हैं, 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है तो बोलने के लिए। तो 12 बजे का बोध हो रहा है दोपहर से, दोपहर का 12, संख्या 12 का बोध हो रहा है, संख्या 12 का बोध हो रहा है। ठीक है। इसलिए इसको कहेंगे द्विभुज समास। क्या कौन सा समास कहेंगे? द्विभुज समास कहेंगे। कहीं दुख दर्द परेशानी, सर दर्द माथा दर्द, गिलास गिलास शिकायत, नहीं हुआ त्रिनेत्र, हाँ स्त्री में सही बिल्कुल समास, 3 आंख वाला, जो 3 आंख वाला है उसको क्या कहेंगे? तो द्विभुज समास कहेंगे। त्रिनेत्र बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा तब ना मशरूम को कितना पढ़ाना जाकर के आएगा। ठीक है। तो आप भी याद कीजिएगा तब लो। हाँ 6 देखिए कितना पढ़े रहा है, याद कीजिएगा तब ना पढ़ेगा। दशानंद, 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 दशानंद में क्या होगा? जिसका 10 मुख हो, जिसका 10 मुख हो उसे दशानंद कहते हैं। ये आपका द्विभुज समास हो गया, द्विभुज समास हो गया। अगला क्या बोले थे आप? त्रिनेत्र, 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 तो वो आप मत बोलिएगा, हमें और ज्यादा पढ़ाना है, इतना समझ तो गए। द्विभुज समास देखिए, अगर आप पूछिएगा हमने बताएंगे लगेगा मास्टर को नहीं आता है, लेकिन मास्टर यहाँ चाह रहा है कि कम से कम ज्यादा पढ़ा दे। अगर आप ही का आप एक तरह से आप लोग ऑप्शन बोलते रहिएगा, हम लिखते रहेंगे, मान लीजिए द्विभुज समास में 10 दिन लगेगा, तो 10 ऑप्शन बोलने लगे हम लिखिएगा। चलिए खुद अपने स्लिप आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ चलिए द्विभुज समास अब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे द्वंद्व समास। चलिए आप पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कान चोरी चोरी कर रहे हो बच्चे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में देखिएगा कि द्वंद्व समास से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। द्वंद्व समास से एक क्वेश्चन, देखिए समास आपका 6 है, 6 समास से एक प्रश्न रहता है, उसको 8 प्रश्न पूरा देना है, उसको 8 प्रश्न पूरा देना है, 5 से लेकर 8 प्रश्न पूरा देगा। ठीक है। कैसे पूछेगा? 5 से 8 प्रश्न पूरा देगा। चलिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, एकदम बेहिचक जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। जब दो शब्द के बीच हाइफन का चिन्ह हो, हाइफन का चिन्ह हो, उसे चिन्ह हो, उसे
द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिएगा वो, समझिएगा वो हम क्या कह रहे हैं। उदाहरण में हाँ दालचीनी, अरे बोलो रुक जाइए 1 मिनट, इसमें हम रुकिए होगा लिखा समय लगता है। उदाहरण में पहला दिन जिसे लिखेंगे, जिसे माता, पता, माता और पिता। कुछ दिमाग में लगाना, बीच में अगर इस प्रकार का जाए है ना, इसको हाइफन क्या कहते हैं, हाइफन अगर दिख जाए, अगर ये दिख जाए, इसका मतलब वो आप क्या बोलिएगा, आप द्वंद्व समास में लगाकर चलाइएगा। इसको कहेंगे द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व। अरे हाँ, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास अलग पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, हालांकि इसको द्वंद्व समास ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमें मास्टर बताने के लिए बोल देता है, लेकिन जो उसका हिंदी का ज्ञाता है, जो प्रोफेसर है, बेहतरीन जानकारी उसको हिंदी के क्षेत्र में, वो कभी भी हिंदी बोलने और समझने को गलती नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जो है एग्जाम के पॉइंट से पढ़ाते हैं। हमको चारों से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है कैसे करके इसका एग्जाम क्लियर करा दे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, हम लोग कहीं ज्ञाता कराने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्या कीजिएगा, माता और पिता, कभी कभी हाइफन नहीं देता है और नहीं देता है, तो ये भी याद रखिएगा, माता और पिता। तो और आ गया, इसका मतलब द्वंद्व समास है। जब दो शब्द के बीच और आ जाए या हाइफन आ जाए तो द्वंद्व समास ही होगा। द्वंद्व समास। अगला क्या है, गुण दोष। गुण दोष आपका क्या है, तो ये भी आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। अगला देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश, ये भी आपका द्वंद्व समास है, ये भी आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला कार्य बोला था कि दाल रोटी या दाल चावल, जो निकल दाल रोटी, दाल रोटी, यहाँ पे हाइफन आया, आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। हाँ बोलिए, हाँ भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, यहाँ पे ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। चलिए, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गर्दा छोड़ा देना एकदम, ठीक है, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा। अगला क्या है, अगला आपका आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। इसलिए पैसा लिख रहा है, लगा ले रहे हैं, लिख रहे हैं, सब ऑप्शन की बात लिखते ताकि आपका नोट्स बढ़िया बन जाए, है ना। लिखते जाए मिटाते जब नोट्स आपका नहीं बन पाता था, है ना। चलिए अगला आपका क्या है, तो एक लास्ट आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, कौन सा है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी इंसान क्या करता है कि खुद के नाम के पीछे ऐसा नाम रख लेता है जो कि कभी हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अगला बात ये होता है कि बहुव्रीहि समास में हुआ हम लोग है ना, उदाहरण हमको दीजिएगा। चलिए हम समझते हैं बहुव्रीहि समास में क्या समझिएगा। इसमें जो है कि बहुव्रीहि समास जो होता है, ये ना तो इसके साथ कोई इस दुनिया में आज तक आया है, नहीं आ पाया है,
बहुव्रीहि समास का ये खासियत होता है कि जो चला गया वो कभी आएगा नहीं, और झूठों को उपाधि धारण कर लेगा, उसका नाम रख लेगा तो कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, समझिएगा। जिसे हम वीआईपी, इसे कहेगा वीआईपी, वीआईपी नाम होता है। क्या होता है? वीआईपी नाम होता है, वीआईपी नाम होता है। हर एक तात्पर्य है कि जो चला गया वो आएगा नहीं, झूठाओ उसका नाम रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे देखिएगा, इसे लंबोदर, लंबोदर, अच्छा लंबोदर किसको कहते हैं? जिसका उदर लंबा होता है, उधर पेट, जिसका पेट बड़ा होता है उसको कहता है लंबोदर। तो आज के समय में देखिएगा बहुत लोगों का पेट निकल जाता है, क्या उसको लंबोदर कह देंगे? है ना? लंबोदर किसको कहते हैं? तो लंबोदर तो गणेश जी को कहते हैं। तो भूभाव को किसी को लंबोदर कह देगा तो ये आपकी मर्जी है, आप उसका नाम रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया, ये आपका हो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। मिलकर कैसे होगा? अरे बिना पानी ना, हाँ क्या होगा? बिना पानी, हाँ वो भी है। बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को कहते हैं। भले किसी का नाम होता है बिना पानी, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ना तो इसके साथ कोई था, ना इसके साथ अभी तक था, ना है और ना होगा, है ना। माँ सरस्वती की तुलना भले किसी से कर दिया जाता है, माँ सरस्वती की कंठ की तुलना भले किसी से कर दिया जाता है। जैसा कहा जाता है लता मंगेशकर जी का कंठ जो था वो माँ सरस्वती के कंठ था, तो बेहतरीन बात है। और लता मंगेशकर का स्वर भी बहुत बेहतरीन रहता है ना, तो बढ़िया वाली बात है। लेकिन इनके साथ हो नहीं सकता, भले बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को कहेंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये एकदम वीआईपी होता है ना, वो सब लोग पूछते हैं। हाँ हाँ वो सब भी होगा, वो सब भी चंद्रशेखर वगैरह भी होगा। और कोई ऑप्शन है आपके पास? बहुव्रीहि समास का कोई एग्जाम्पल आप लोगों के पास? हाँ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भी आपका क्या है कि चंद्रशेखर देखिएगा बहुत लोग क्या करता है, अपना बेटा का नाम चंद्रशेखर रख देता है, बेटा का नाम चंद्रशेखर रख देता है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी वो हमारे भगत सिंह, हमारे भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी महापुरुषों की तरह न कोई था, न कोई है और न कोई हो पाएगा। चंद्रशेखर आजाद था, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन भले उसका कोई नाम रख ले, धारण कर ले, कोई माँ अपने बेटे का नाम, उनके नाम की तुलना अपने बेटे के साथ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके जैसा ना था, ना है और ना हो पाएगा, है ना भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान है, कभी ना होगा ना होता है। ठीक है, ये सब महापुरुष थे, ये सब महापुरुष ही रहेंगे और इन्हें हम लोग हमेशा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, इनके इतिहासों को पढ़ेंगे तो रोम पे खा हो जाता है ना। तो इनके इतिहास हमेशा के लिए बरकरार रहे, हमेशा ये चले रहे, इसलिए इतिहास को रचा जाता है ना, ताकि इतिहास लिखा जाए, ताकि लोग इतिहास पढ़कर ये समझे कि चंद्रशेखर आजाद एक समय चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने हमारे भारत को आजाद कराने के लिए बहुत चीज कुर्बान कर दी, यहाँ तक कि धन दौलत शोहरत सब कुर्बान कर दिए, है ना, भारत को आजाद कराने। क्या दिक्कत था? यहाँ तो किसी को लगा जैसे अपन बालों का छोड़े को मन नहीं करता है ना, और वो सब कुछ त्याग गए लोग, है ना। भगत सिंह तो कम उम्र में फांसी को चले गए, क्या जरूरत था भारत के पीछे लग गया है? वो सब जो थे उनका तुलना भले अपना बेटा का नाम भगत रख देता है, लेकिन भगत सिंह हो नहीं सकता है। चलिए बहुत बढ़िया वाली बात है, कम से कम नाम बोलते हैं, कम से कम भगत सिंह का तो याद आ जाता है ना। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए बहुत सारा ऑप्शन है, अगर देते रहेंगे तो आपका चैप्टर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका समाप्त चैप्टर आपका द एंड होता है और फिर मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक लिए जय हिंद। चलिए।